everyone, welcome to Pragya Biology classes. This is Dr. Shar Pragya and today we will talk about phylum Hemichordata. My language for this video will be bilingual and this video is for BSc Part 1 students. So let's start phylum Hemichordata, general characteristics and classification. First of all, we will discuss general characteristics and then we will discuss its classification. First of all, we will talk about its habitat and habit. इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो यह वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और इसी वजह से इसके डिस्ट्रीब्यूशन को कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं. देन इफ़ यू टॉक अबाउट हैबिटेट, यह मरीन हैबिटेट वाला होता है. ये इट्स लिव इन सैलो वाटर्स जनरली बट गो डीपर अप टू 15,000 फीट. कुछ इसकी जो स्पीसीज होती है वो बहुत डीपर भी चली जाती है अप टू 15,000 फीट एंड इट लिव्स इनसाइड यू शेप्ड ट्यूब्स, है ना. इसके जो बरो होते हैं, यह बिल बनाकर रहने वाला ऑर्गेनिज्म है और इसके बरो यू शेप्ड होते हैं और इसी वजह से इसे ट्यूबिकोलस ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. ट्यूबिकोलस मीन्स बिल में रहने वाला ऑर्गेनिज्म. देन इफ यू टॉक अबाउट हैबिट, तो यह अडेप्टेड होता है फॉर बरोइंग लाइफ, है ना. बिल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की तरह यह अडेप्टेड होता है बिल में रहने के लिए और ये जो बरो बनाते हैं वह सैंडी बॉटम्स पर बनाते हैं एंड ये जो बरो बनाता है वह बहुत धीरे धीरे बनाता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट प्रोबॉसिस. प्रोबॉसिस क्या है इसे हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग इसके बॉडी डिविजन्स को देखेंगे. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट some general characters of Hemichordata. Hemichordata term दो वर्ड से मिलकर बनी है. The word hemi and chordate. Hemi means half, chordate means notochord. तो पहले माना गया था स्टार्टिंग में कि हेमिकॉर्डाटा में हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो इसके कॉर्डल रीजन में होती है, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि वो जिसे हम लोग नोटोकॉर्ड मान रहे थे वो नोटोकॉर्ड है ही नहीं. तो ये इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे. दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन ड्यूटेरोस्टोम. अब ड्यूटेरोस्टोम क्या होती है? तो ड्यूटेरोस्टोम क्या है? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में जब डेवलपमेंट होती है तो उसके गैस्ट्रूला स्टेज में एक पोर्स बनती है जिसे हम लोग ब्लास्टोपोर कहते हैं. ये ब्लास्टोपोर आगे चलकर जब एनस बनाती है तो इसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं और यही ब्लास्टोपोर जब आगे चलकर माउथ बनाती है तो इसे हम लोग प्रोटोस्टोम कहते हैं. आई होप ये ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें कहा गया है कि यह सॉलिटरी होता है, मतलब यह अकेला भी पाया जाता है या कभी कभी यह कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं, है ना. तो ये इसके दोनों फॉर्म अवेलेबल हैं, सॉलिटरी एंड कॉलोनियल. देन मोस्टली ट्यूबिकुलस मीन्स ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं? बिल में रहते हैं, बिल में पाए जाते हैं और इसकी जो बॉडी होती है वह सॉफ्ट होती है. फ्रेजाइल मीन्स आसानी से टूट जाने वाला होता है. अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी, मीन्स इसके बॉडी पर सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं. एंड वर्मी फॉर्म मीन्स ये वर्म की तरह दिखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो यह कहती है कि द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स. इसके बॉडी में 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं जैसे कि प्रोबॉसिस, जिसे प्रोजोम भी बोलते हैं, देन कॉलर एंड ट्रंक. बॉडी वॉल विथ अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस. सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाई जाती है जिसमें कि कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं विथ म्यूकस ग्लैंड्स बट नो डर्मिस इज प्रेजेंट. डर्मिस प्रेजेंट नहीं होते हैं. यही वजह है कि इसकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज सीलोम इंटेरोसिलस. इसके जो सीलोम होते हैं वो इंटेरोसिलस टाइप की होती है, यूजुअली डिवाइडेड इनटू प्रोटोसिल, मेसोसेल एंड मेटासेल. और इंटेरोसेलस टाइप भी में भी यह 3 पार्ट में बटी होती है जिसे कि हम लोग प्रोटोसेल, मेसोसेल एंड मेटासेल बोलेंगे, जिसे डायग्रामेटिकली भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे.
देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ए स्ट्रेट, इसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है वो स्ट्रेट होती है। एंड यू सेप्ड ट्यूब्स में भी आप समझ सकते हो इसको कि इसकी यू सेप्ड ट्यूब्स भी होती है। देन इट इन द फॉरगट प्रेजेंट अ हॉलो, इसके फॉरगट में एक हॉलो बकल डाइवर्टिकुलम पाई जाती है इन द प्रोबॉसिस रीजन। प्रोबॉसिस रीजन में जो इसके जो फॉरगट कह सकते हो वहाँ से एक हॉलो बकल डाइवर्टिकुलम निकलती है, जिसे कि स्टार्टिंग में मान लिया गया था नोटोकॉर्ड की तरह। मैंने आपको पहले बताया था कि बाद इसको जो है गलती से मान लिया गया था कि इसके जो डाइवर्टिकुलम है वही नोटोकॉर्ड है, और यही वजह थी कि हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा से अलग किया गया था। पहले यह फाइलम कॉर्डेटा में कंसिडर्ड की गई थी, लेकिन बाद में इसके फाइलम को अलग कर दिया गया, कॉर्डेटा को से अलग करके इसे फाइलम हेमिकॉर्डेटा में रखा गया। देन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होंगे जो कॉर्डेटा की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड इनमें से जो पाए जाते हैं गिल स्लिट्स एंड 1 to several पेयर्स, नंबर में अगर देखा जाए तो 1 से सेवरल पेयर्स तक गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकॉर्न वर्म्स। इसकी जो सीलोम होती है वह लाइक इकाइनोडर्म्स होती है, और प्रोबॉसिस जो कि डिगिंग में हेल्प करती है वहाँ पर प्रोटोसील पाया जाता है, जो डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। और आप स्टोमोकॉर्ड फर्स्ट कंसीडर्ड अ नोटोकॉर्ड, और यहाँ पर जो डाइवर्टिकुलम होती है जिसको कि आप स्टोमोकॉर्ड भी बोलते हैं, जो कि बकल कैविटी, या मैंने आपको बताया था कि गट के जो प्रोबॉसिस रीजन में जो गट वाला एरिया होता है वहाँ से बाहर निकलती है, वो भी आपको क्लियरली विजिबल है। ये डायग्राम बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है जो आपको आपके प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील को क्लियर करती है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि कॉलर रीजन में आप देखो मीजोसील क्लियरली विजिबल है। ये जो आपको मीजोसील यहाँ पे दिख रही है, प्रोटोसील यहाँ पर आपको दिखाई गई थी। उसके बाद आप देखो मेटासील जो है, अब मैं इसे हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। मेटासील की लोकेशन आप देख सकते हो। सो अप टू 100 पेयर्स ऑफ फेरेंगियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स को भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। ऐसे और भी आपको डायग्राम्स या कह सकते हो पिक्चर्स दिखाए जाएंगे जिसमें आपको सारे पार्ट्स इसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि नेट लाइक नर्वस सिस्टम है, जिसमें कि इकाइनोडर्म की तरह नर्वस सिस्टम है, लेकिन कुछ में जो है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी पाए जाते हैं, एंड सम विथ वेंट्रल एंड डोर्सल नर्व कॉर्ड, कुछ में दोनों नर्व कॉर्ड पाए जाएंगे, है ना। Now we will see the diagrammatic representation of balanoglossus. ये balanoglossus क्या है तो हेमिकॉर्डेटा का एक एग्जाम्पल है। तो इसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको आपने डिवाइड किया 3 डिस्टिंक्ट रीजन में, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। देन इफ यू टॉक अबाउट प्रोबॉसिस, तो प्रोबॉसिस में आप देखो कि यह एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है ना। ये बॉडी के सबसे अगले हिस्से में पाई जाती है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड देन आप देखो कि इट इज़ द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी एज बरोइंग इज डन एक्सक्लूसिवली बाय द प्रोबॉसिस। बरोइंग जो होती है, मैंने आपको पहले स्लाइड में भी बताया था कि इसकी जो बरोइंग होती है वह प्रोबॉसिस के हेल्प से ही होती है। तो प्रोबॉसिस अगर हम लोग देखें तो इट इज़ अ हॉलो एंड हैज़ थिक मस्कुलर वॉल। इसकी जो वॉल होती है यह काफ़ी थिक है। यहाँ पे देखो इसके वॉल को भी दिखाया गया, लॉन्गिट्यूडनल एंड आउटर सर्कुलर मसल्स को शो किया गया है। ये मसल्स देख सकते हो आप कितनी थिक होती है ना। इसकी थिकनेस इसे हेल्प करती है, इसे स्ट्रेंथ देती है ताकि इसके बरोइंग में इसे हेल्प कर सके। It is hollow and has thick muscular wall. Its single cavity is called proboscis coelom. अगर आप इसके कैविटी को देखो तो इसे कहा जाता है proboscis coelom, है ना। एंड इसको हेड कैविटी या प्रोटोसील भी कहते हैं, जो
यहाँ डायग्राम में आपको पिंक कलर से दिखाई गई है, पिंक कलर से आपको दिखाई गई है, देखो। सो प्रोबॉसिस सीलोम या हेड्स कैविटी या प्रोटोसील इसे कह सकते हो। द प्रोटोसील ओपन्स एट द एक्सटीरियर बाय अ मिड डोर्सल पोर, है ना, ये जो बाहर की तरफ खुल रहा है, इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय अ मिड डोर्सल पोर से खुलेगी, जिसे हम लोग प्रोबॉसिस पोर कहेंगे। Then it remains attached to the collar by a stalk-like posterior end in the fashion similar to an acorn in its cap, है ना। तो पीछे की तरफ जो है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसकी हेल्प से ये किससे जुड़ी रहती है, अपने कॉलर रीजन से, है ना। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक इट हैज़ बिन गिवन द नेम एकॉर्न वर्म, है ना, और इसी वजह से इसे एकॉर्न वर्म भी बोला गया है। देन the ventral face of the basal part of proboscis bears a wide mouth, इसके वेंट्रल सरफेस पर एक वाइड माउथ पाई जाती है। देन वी विल टॉक अबाउट कॉलर और मीजोजोम। कॉलर को मीजोजोम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सीलोम पाई जाती है वो मीजोसील्स होती है, इसलिए इसको मीजोजोम भी कह सकते हो आप कॉलर रीजन को। एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। कॉलर क्या है, इसके बॉडी की शॉर्टेस्ट पार्ट, है ना, कॉलर यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये जो है शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। चूँकि प्रोबॉसिस कॉलर और ट्रंक में सबसे शॉर्ट तो आपको कॉलर ही दिख रही है। ओके, देन इट्स लोकेशन, इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ कॉलर वी कैन से दैट इट लाइज बिहाइंड द प्रोबॉसिस, या प्रोबॉसिस के पीछे पाई जाएगी, एंड एंटीरियर टू द ट्रंक, और ट्रंक के पहले पाई जाती है। और इसके जो सीलोम की बात की थी हमने, तो कॉलर सीलोम भी कहा जा सकता है उसे, या फिर मीजोसील आप बोलोगे उसको। देन वी विल टॉक अबाउट ट्रंक। ट्रंक जो है वह पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है एंड इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी है। ये स्लाइटली फ्लैट होती है एंड इट इज डिविजिबल इनटू वेरियस पार्ट्स, बट नाउ वी विल नॉट talk about the divisions because we are studying about the characteristic फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। ओके, सो बैलेनोग्लोसस के स्ट्रक्चर्स को जब हम पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि आपको हेमिकॉर्डेटा के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो समझ में आ जाए। तो बस इसमें एक चीज़ और आपको समझनी रह गई है कि ट्रंक रीजन में जो सीलोम पाई जाएगी उसको हम लोग ट्रंक सीलोम बोलेंगे, या फिर मैंने आपको क्या नाम बताया था, आप रिकॉल करने की कोशिश करो, ट्रंक सीलोम को क्या कहेंगे। पहले जो प्रोबॉसिस रीजन में जो सीलोम था उसे हम लोगों ने कहा था प्रोटोसील, एंड मीजोसील कहा था कॉलर रीजन के सीलोम को। तो ट्रंक रीजन में जो सीलोम पाई जाएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटासील। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा के जो और कुछ पॉइंट्स बच गए हैं तो उनकी बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ वेरी सिंपल एंड ओपन टाइप। इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही सिंपल और ओपन टाइप होते हैं। ओपन टाइप बोला जाए तो किसी ब्लड वेसल्स में ये इनके जो बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाएंगे, ये ओपनली रन करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्टाइल डोर्सल हर्ट वेसिकल एंड 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, 1 डोर्सल एंड 1 वेंट्रल। तो हर्ट वेसिकल्स को आपने देखा। फिर अगर इसके एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन occurs by a single proboscis gland और glomerulus। इसकी एक्सक्रीशन होती है प्रोबॉसिस ग्लैंड के हेल्प से, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, एंड इट इज कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। देन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यह प्रिमिटिव है, कंप्राइजिंग मेनली ऑफ एन इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस,
रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल, इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी मोस्टली। सेक्सेस आर सेपरेट, इसके जो सेक्स होंगे वो सेपरेट होंगे, मीन्स यह डायोसियस होगा। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म अगर वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करेगा तो वह मेल कहलाएगा, और दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करेगा तो फीमेल कहलाएगा। लेकिन इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म में बस एक ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे, इसलिए ये डायोसियस है। गोनाड्स आर 1 to several pairs. Then fertilization is external. If you talk about fertilization, then it is external in the sea water. Sea water में होंगे इसके fertilization, and development mostly indirect. डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स लार्वल स्टेज आती है, लार्वल स्टेज के मेटामॉर्फोसिस करने के बाद एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। सो डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग टॉर्नेरिया लार्वा, यानी इसके लार्वा को हम लोग कहते हैं टॉर्नेरिया लार्वा। एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन सम फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है या देखा गया है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के जितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो आप लोगों ने देखा। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। Now we will talk about classification of Hemichordata. Hemichordata includes about 80 known species. इसके 80 species पाए जाते हैं known species. Hemichordata is divided into two classes, Enteropneusta and Pterobranchia. Besides these two more classes are shown here. So आप कह सकते हो कि टोटल उसको 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहले क्लास को हम लोग देखेंगे Enteropneusta. Enteropneusta द टर्म मीन्स इंटेरॉन, देखो इससे जो लिया ये जो टर्म बनी है ये इंटेरॉन वर्ड से ली गई है। इंटेरॉन मीन्स गट, इंटेरॉन मीन्स क्या होता है? गट। एंड न्यूस्टॉस मीन्स ब्रीद। दीज आर सॉलिटरी, ये सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म है। बरोइंग वर्म्स लाइक मरीन एनिमल्स, ठीक है, सॉलिटरी होंगे लेकिन ये बरोइंग वर्म्स हैं लाइक मरीन ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज एकॉर्न और टंग वर्म्स, टंग शेप के होते हैं इसीलिए इसे टंग वर्म्स भी बोला जाता है। आपने देखा होगा ये जनरली ऐसे यू शेप में रहता है ना, इसीलिए इसको टंग वर्म्स भी बोलते हैं क्योंकि ये टंग शेप में पाया जा रहा है ना। देन बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसकी भी बॉडी को 3 भागों में बांटा गया है क्योंकि ये हेमिकॉर्डेटा के जो हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे, और इंटेरोपन्यूस्टा तो इसके ही क्लास हुए इसलिए सारे कैरेक्टर्स आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, तो ज़्यादा मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन एलिमेंट्री कनाल स्ट्रेट, इसके भी एलिमेंट्री कनाल सीधे होते हैं। माउथ एंड एनस एट अपोजिट एंड्स, मतलब इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे क्योंकि माउथ और एनस दोनों पाए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट यू शेप्ड गिल स्लेट्स, है ना, इसमें सेवरल पेयर्स ऑफ यू शेप्ड गिल स्लेट्स पाए जाते हैं। एंड ये गिल स्लेट्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? तो इन द pharyngeal region में ये प्रेजेंट होते हैं। 2 rows of hepatic ceca प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द ट्रंक, मिडिल ऑफ द ट्रंक में 2 rows ऑफ हिपैटिक सीका पाए जाते हैं। सेक्सेस कैसे होते हैं? इसके सेपरेट होते हैं। डायोसियस मैंने पहले ही आपको बताया है कि डायोसियस होता है ये ऑर्गेनिज्म। एंड देन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात हो चुकी है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है क्योंकि इसके कुछ लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं विद अ फ्री स्विमिंग लार्वा दैट इज टॉर्नेरिया। लार्वल फॉर्म्स का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। इसके एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसस हैं। देन सेकोग्लॉसस या फिर डॉलिकोग्लॉसस भी इसे कहते हैं। तो आई होप आपको इंटेरोपन्यूस्टा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटेरोपन्यूस्टा एनिमल्स को। आप देख सकते हो जो बैलेनोग्लॉसस है वो भी इंटेरोपन्यूस्टा एनिमल्स ही माने गए हैं, तो इसलिए बैलेनोग्लॉसस के स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक
जुवेनाइल स्टेज ऑफ सैकोग्लॉसस को लिया गया है। इसकी इमेज दिखाई गई है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड क्लास को डिस्कस करेंगे अब हम लोग, जो है टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया दो टर्म से मिलकर बने हैं, टेरॉन एंड ब्रैंकियन। टेरॉन मीन्स फेदर, ब्रैंकियन मीन्स गिल्स। There are about 30 known living species in this group. These are sedentary individuals. ये sedentary individuals हैं, मतलब बॉटम पे पाए जाएंगे, living attached to the substratum. These are solitary और colonial। बाकी जो पहले हम लोग इंटरऑप्न्यूस्टा पढ़ा है, इंटरऑप्न्यूस्टा के मेंबर्स की तरह इसके भी मेंबर्स सॉलिटरी और कॉलोनियल हो सकते हैं। यह भी ट्यूबिकोलस क्लैड का है, क्लैड ऑफ स्मॉल वर्म शेप्ड मेराइन एनिमल्स। देन प्रोबोसिस सेल्ड लाइक होते हैं विथ सीलिएटेड टेंटिकल्स। इसके प्रोबोसिस पर कुछ टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो सीलिएटेड होते हैं। देन कॉलर विथ 2 or more ciliated arms with टेंटिकल्स। सिलिएटेड आर्म्स कॉलर पे पाए जाते हैं और टेंटिकल्स, तो आप इसे आसानी से पहचान भी सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसके पिक्चर्स दिखाऊंगी जिसमें सिलिएटेड आर्म्स विथ टेंटिकल्स क्लियरली विजिबल होंगे। देन 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स और नन, कभी कभी गिल स्लिट्स एक पेयर में भी होंगे या नहीं भी हो सकते हैं। नेवर यू शेप्ड, और इसके गिल स्लिट्स कभी भी यू शेप्ड के नहीं होंगे। इंटरऑप्न्यूस्टा में आपने पढ़ा था कि इनके गिल स्लिट्स यू शेप्ड के होंगे, लेकिन यहाँ पर टेरोब्रैंकिया में इसके गिल स्लिट्स कभी भी यू शेप्ड नहीं होंगे। Alimentary canal U-shaped but dorsal anus situated near the mouth at the same end, है ना, सेम एंड पर, माउथ वाले एंड पर ही इसके एनस भी पाए जाएंगे। एंड देन सेक्सेस सेपरेट और यूनाइटेड, सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। सिंगल और 1 पेयर ऑफ गोनाड्स इसमें हो सकता है, या तो सिंगल होंगे या तो 1 पेयर ऑफ गोनाड्स, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन सम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर देखी जाती है और उसके प्रोसेस क्या है, तो बाय बडिंग, है ना। कुछ इसके जो स्पीसीज है उसमें बडिंग के थ्रू यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करती है। देन वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी कि यह यहाँ पर कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं होंगे, मे और मे नॉट इंक्लूड अ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। एंड इसके एग्जाम्पल हैं रैप्डोप्ल्यूरा, देन सेफालोडिस्कस, सेफालोडिस्कस। एंड इसके जो रेफरेंस लिए गए हैं वो विकिपीडिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेरोब्रैंकिया एनिमल्स। ये जो स्लाइड है ये टेरोब्रैंकिया एनिमल्स को शो कर रही है। आप देख सकते हो, जब भी हम लोग डायग्राम देखकर पढ़ते हैं तो वो आसानी से समझ में आती है। तो यहाँ पे देखो आप कैसे फिंगर लाइक या टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं और उस टेंटिकल्स पर बहुत ही फाइन सीलिया पाई जा रही है। आप देख सकते हैं ना, ऐसे टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स अब कॉलर रीजन में पाया जा रहा है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्लास, दैट इज प्लैंक्टोस्फेरॉइडी. So they are represented by a few small rounded structures and the larva is transparent and pelagic. इसके जो लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। and the larval body covered by extensively branched ciliary बैंड्स। इस लार्वल बॉडी भी जो कवर्ड होती है वो कैसे होती है, सीलियरी बैंड से कवर्ड होती है। एंड एलिमेंट्री कनाल इज एल शेप्ड, ओके, एल शेप्ड सीन इन लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज में जो है एल शेप्ड की एलिमेंट्री कनाल देखी गई है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन है, प्लैंक्टोस्फेरा पैलाजिका। देन नेक्स्ट क्लास इज ग्रैप्टोलिटा। ग्रैप्टोलिटा जो है ये कैसे होते हैं, ये एक्सटिंक्ट एनिमल होते हैं, ये एक्सटिंक्ट कर चुके हैं और ये कॉलोनीज में पाए जाते थे। दे आर ट्यूबुलर काइटिनियस स्केलेटन, है ना, उनके पास जो है ट्यूबुलर काइटिनियस स्केलेटन भी पाई जाती थी। एंड द फॉसिल graptolates were abundant in the Ordovician and Silurian periods. So these are mainly known from the
फॉसिल स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ये मेनली क्यों जाने जाते हैं, तो और कैसे जाने जाते हैं, तो इनके फॉसिल स्ट्रक्चर्स से जाने जाते हैं, इनके जो ट्यूब के जो फॉसिल्स पाए गए हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं आपके डेंड्रोग्रैप्टर्स। डेंड्रोग्रैप्टर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रैप्टोलिटर क्लास। और इसके साथ ही आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा भी खत्म होती है। तो आज आपने क्या क्या देखा, स्टार्टिंग से अगर आप रिव्यू करो तो आपने देखा है इसके स्ट्रक्चर्स को, सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट को देखा है, एंड देन हैबिट एंड हैबिटेट को देखने के बाद आपने देखा कि इसके कितने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बाद आपने बहुत सारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखे, इसके एग्जाम्पल्स को आपने देखा, और उसके बाद आपने देखा इसके क्लासिफिकेशन को कि इसके क्लासिफिकेशन कैसे ये क्लासिफाइड हैं, कितने क्लासेस हैं इसके, अप टू क्लास तक ही आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़नी थी। सो आई होप you would have understood the video. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much for watching the video.